हेलो हाय आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान और मैं हूं अविनाश पाल। आज मेरे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी जुड़ी है जो जब भी स्क्रीन पर आई है हम सबका दिल लूट के ले गई है। वो जितने कूल हैं उतने ही टैलेंटेड भी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमोल पाराशर की। अमोल, स्वागत है आपका। Thank you so much, Avinash. What a lovely introduction. ओके अमोल, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि मेरी जानकारी में 2009 में आपने रॉकेट सिंह से बॉलीवुड डेब्यू किया था। तो एक नॉन फिल्मी बैकग्राउंड होने के बाद जब आप बॉलीवुड में आए तो जो पहला किरदार था वो मिलना कितना मुश्किल रहा या कितना आसान रहा, उसके पीछे का क्या कुछ किस्सा कहानी है? आई थिंक वो बहुत आसानी से हो गया क्योंकि मैं जस्ट जॉब छोड़ ही रहा था, मैं लोगों से मिल भी रहा था उसी टाइम पे। पता चला कि अच्छा एक ऑडिशन भी कोई चीज होती है, लोग ऑडिशन बुलाते हैं। लगा पता नहीं, ये कुछ सोचा नहीं था मैंने क्योंकि मेरा फिल्म और कैमरा पे एक्टिंग नहीं की थी, मैं तो प्लेस करता था। बट क्यों नहीं, मतलब ट्राई करने में क्या जाता है, नई चीज है, नई चीजें ट्राई करने में मुझे बहुत मजा आता है लाइफ में। तो मैं पहुंच गया और वो आई थिंक ऐसा हुआ कुछ कि वो उस कैरेक्टर को ढूंढ रहे थे और एकदम लास्ट मिनट तक बात आ गई थी, 5-6 दिन बचे थे। और वो भी उस तरह का कैरेक्टर था जो फिल्म में दिखाया है कि वो बहुत ऐसा कन्वेंशनल पढ़ा लिखा IIT IIM टाइप का लड़का है और इस तरह की बातें करता है। तो वो मुझसे मिले, ऑडिशन लिया एंड आई थिंक कहीं ना कहीं वो एकदम से फिट हो गया कि अरे यार ये करेक्ट है, हम इतने महीनों से ढूंढ रहे थे, ये है। तो वो बड़ा ही ऐसा बोनस था। और वो ऐसा भी नहीं रहा कि अरे अब मैं फिल्मों में आ गया, मैं फिल्में करूंगा, क्योंकि वो तो लगा यार ये तो मैंने सोचा भी नहीं था, मैं तो प्लेस करने आया था, या मैं तो वो मेरा प्लान तो ये है। और ये क्या, मैं एकदम से यशराज फिल्म्स के सेट पे पहुंच गया हूँ। मैंने कैमरा नहीं देखा था उससे पहले कभी, पहली बार कैमरा देखा मैंने। मैं यशराज फिल्म्स के सेट पे, यश जी थे उस टाइम पे, उनके हाथ से नारियल खाया, तो मेरे लिए बहुत ही सरील बोनस था कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये तो बड़ा अच्छा फनी है, क्या बड़ी अमेजिंग सी चीज है। फैमिली वाले भी लगे कि यार ये ये इसने कैसे किया, ये तो अभी बात ही कर रहा था कि पता नहीं क्या है, मेरा कोई प्लान नहीं है, सीधा फिल्म में पहुंच गया। एंड फ्रेंड्स के लिए भी वो सरप्राइज था। सो आई थिंक उस टाइम पे वो बहुत ही ज्यादा प्लान चीज नहीं थी, वो हो गई। एंड आई थिंक वही था कि वो लोग भी ढूंढ रहे थे कैरेक्टर जहां पे उनको लगा कि आई एम द राइट फिट, एंड वो बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे। ऐसा मुझे बाद में पता चला, बिकॉज 5 दिन के अंदर मैं मिला और एक हफ्ते के अंदर शूट वूट शुरू हो गया। सब कुछ प्रोसेस बहुत जल्दी जल्दी हो गया, तो सोचने का टाइम भी नहीं मिला। ऑफ कोर्स उसके बाद समझ में आया कि इतना आसानी से नहीं होता है, क्योंकि जब आप कुछ चाहिए होता है और जब आप ढूंढ रहे होते हो तो आपको फ्रस्ट्रेशन होता है जब कोई चीज नहीं मिलती है, क्योंकि मैं ये ढूंढ नहीं रहा था। और ये ऐसे ही बैठे बैठे झूले में गिर गया, तब सिर्फ एंजॉयमेंट किया, सिर्फ मजे लिए कि अरे ये क्या सरप्राइज, फिल्म में आ गए, क्या बात है, टीवी पे आ रहे, ट्रेलर चल रहा है, मैं दोस्तों के साथ बैठा हुआ टीवी पे आ रहा हूँ। मैं सारे 6 महीने पहले मैं नौकरी कर रहा था IIT वाली, और यहाँ पे मैं सारे टीवी पे हूँ। तो आई थिंक वो बहुत ही ऐसा बोनस एक्सपीरियंस था। ऑफ कोर्स उसके बाद धीरे धीरे टाइम लगा ये डिसाइड करने में कि यार अब यही करना है, क्योंकि लाइक आई सेड शुरू में तो ये था कि ठीक है 1-2 साल देखेंगे, 3 साल देखेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे। बट आई थिंक वो जब 2 साल 3 साल निकले, मुझे और मजा आता रहा और काम मिलता रहा और फिल्में एड्स इनकम की बातें होती रही, तो फाइनली जाके मेरे दिमाग में भी स्विच हो गया कि यार अब तो मैं एक्टर हूँ। अब मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं ब्रेक पे हूँ, क्योंकि ब्रेक तो 3 साल हो गए। 3 साल लंबा ब्रेक तो नहीं, उसमें 1 साल तो जॉब की थी, अभी 3 साल ब्रेक ले लिया। सो आई थिंक दैट केम लेटर, एंड ऑफ कोर्स उसके बाद आपको भी होता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, अब किस तरह के कैरेक्टर करना चाहता हूँ, किस तरह के प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ। तो वहां से वो आपका थोड़ा जो भी बोले स्ट्रगल या एक फाइट शुरू होता है कि यार अब मुझे इस चीज को कंट्रोल करना है, मुझे प्लान करना है। पहले वो सब रॉकेट सिंह शुरू की कुछ एड्स नाटक वो सब ऐसा अनप्लान था कि जो आ रहा है आने दो, कोई बात नहीं। मैं नहीं चाहता था कि ढूंढने, बट उसके बाद आई थिंक दैट एफर्ट्स आर यार अब अगर मुझे ये करना है तो मुझे अच्छे से करना होगा, मुझे अपने टाइम को अच्छे से यूज करना होगा, और मुझे बाहर जाके अपने खुद भी होगा, अपने आप को इम्प्रूव करना होगा और अपने आप को एक्सपोज करना होगा लोगों के सामने, ताकि वो भी आए और अच्छा काम मिले और इंटरेस्टिंग चीजें आए। ठीक है, अगर आपसे बात हो और चितवन का अगर जिक्र ना हो तो मुझे लगता है दर्शकों के साथ बहुत नाइंसाफी होगी। तो ट्रिपलिंग्स में जो चितवन का कैरेक्टर है वो आपको जब ऑफर हुआ तो आपका क्या पहला रिएक्शन था, और कैरेक्टर को चितवन बनाने के लिए आपने क्या कुछ मेहनत की? यह पहली बार तो मुझे काफी डर लगा था। जो मैंने फ्रैंकली जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी और पहली बार नरेशन हुआ, आकर्ष और सुमित स्क्रिप्ट पढ़ते थे और सब लोग बैठ के, हम लोग, मैं भी हूँ, बाकी कास्ट क्रू है, और TVF में कल्चर है कि वो सब लोगों को बुला के सब लोग सुनते हैं, जो भी कंपनी में है 50 लोग भी इकट्ठे कर पाए तो 50 लोग बैठ के सुनते हैं। एंड ऑफ कोर्स चितवन जिस तरह से लिखा गया था, जिस तरह का कैरेक्टर था, बहुत फ्रेश था उस टाइम के लिए। ऐसा कोई रेफरेंस नहीं था कि भाई ऐसा ये उस तरह का कैरेक्टर है, या जैसे उस फिल्म में वो था
वो है या इस शो में वो कैरेक्टर के जैसा है, एकदम ही नया था और बहुत ज्यादा वाइल्ड और फनी कैरेक्टर था, और वो दिख जाता था वहां पे क्योंकि 50 के 50 लोग साथ में हंसते थे उसके उसकी लाइनों पे। तो मजा बहुत आता था कि यार ये बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, बहुत बट बहुत प्रेशर भी फील होता था कि यार ये तो मतलब ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये अगर में से 4 जोक में से भी अगर एक जोक भी आपकी वजह से सही टाइमिंग में फिट नहीं हुआ तो वो आपके ऊपर है कि अरे यार इतना अच्छा जोक था, इसने अच्छे से किया नहीं। तो वो अंदर ही अंदर मैं फील करता था, कोई बोलता नहीं था। आसपास के लोग था कि हाँ कर लेगा, उन्होंने मेरा काम देखा था, टीवी पे मेरा काम देखा था, उनको कॉन्फिडेंस था, बट मैं बहुत नर्वस था कि यार ये एक तो कैरेक्टर है क्या, इसको समझना बहुत मुश्किल है। वो फिल्म के अंदर भी और इवन एज एन एक्टर मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि यार कौन है, क्या है, किस तरह का आदमी है, किस तरह का लड़का है, क्या सोचता है, आपको पता है उसके दिमाग में क्या चलता है, किसी को नहीं पता है शो। तो वो एज एन एक्टर भी आपको नहीं पता है कि यार ये क्या चल रहा है इसके दिमाग में, मैं क्या किस चीज पे मैं किस आधार पे मैं इसको बनाऊं इस कैरेक्टर को। बट आई थिंक वो मेरे लिए भी लर्निंग थी एज एन एक्टर। कई बार कुछ कैरेक्टर शायद ऐसे ही होते हैं कि आपको बहुत ज्यादा उनको आप उनको ढांचे में नहीं डाल सकते कि यार ये इस तरह का है, ये बहुत गुस्से वाला है, ये बहुत प्यार वाला है, या ये बहुत सॉफ्ट हार्टेड है। वो इन द मोमेंट जीते हैं, तो इवन एज एन एक्टर आपको इन द मोमेंट ही उसको उसको पोर्ट्रे करना पड़ता है। तो आई थिंक वो मेरे लिए भी बहुत बड़ी लर्निंग थी प्लेइंग दैट कैरेक्टर कि यार दैट बिकॉज वो मेरे जो रूल्स बन जाते हैं एक्टर्स के ना, मैं ऐसे अप्रोच करूंगा, मैं ऐसे पहले कैरेक्टर ग्राफ बनाऊंगा और ऐसे, वो सब मेरे लिए भी टूट गया कि यार नहीं, इसके अलावा भी कुछ नए तरीके हैं अप्रोच करने के कैरेक्टर्स को। एंड ऑफ कोर्स जब वो चीज आई, जब वो चीज रिलीज हुई और जिस तरह का उसको रिस्पॉन्स मिला, उस चीज से आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है एज एन एक्टर। आपका 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 रेंज खुद का, आपका रिस्क टेकिंग कॉन्फिडेंस कि यार हाँ मैंने एक बार ये रिस्क लिया और ये पे ऑफ किया, तो मैं अगली बार रिस्क लेने के लिए आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। एंड देयरफॉर जब तक सेकंड सीजन आया तब तक मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो चुका था इस कैरेक्टर को लेके कि यार अब तो मैं, अब मेरे पकड़ में है, अब मुझे पता है कि ये कौन है, क्या है, ये किस तरह का पर्सन है, इसको किस तरह से पोर्ट्रे करना है, और लोगों को भी किस तरह, हाउ पीपल सी चितवन, वो भी समझ में आ गया था। बिकॉज पहले सीजन में पता ही नहीं था कि लोग भी एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि एकदम ही नई चीज है, तो पता नहीं क्या होगा, शायद लोग बोलेंगे कि यार ये क्या है, ऐसे कौन होता है, ये तो हमें बहुत ही अनबिलीवेबल है, बहुत ही अनरियल है। बट थैंकफुली पीपल सॉ इट, पीपल लाइक्ड इट, पीपल एंजॉयड इट सो मच। मतलब बहुत सारा काम तो उसके बाद जो है एटलीस्ट इस मीडियम पे जो है वो वहीं से शुरू होता है कहीं ना कहीं। आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर आप आईआईटी नहीं गए होते तो आप एक्टर नहीं होते। तो हम्म। आईआईटी के टाइम में ऐसा क्या चेंज हुआ कि आपने सोचा बॉस अब तो एक्टर ही बनना है मुझे? मुझे वो कहने का आई थिंक ये भी था, वो मेरी पर्सनल कहानी है, सबके लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर जिसको एक्टर बनना है उसको मैं बोल रहा हूँ कि प्लीज आईआईटी जाओ और वही तरीका है एक्टिंग करने का। वो मेरे लिए या मेरे जैसे लोगों के लिए की कहानी है। आई थिंक कि आईआईटी जाने के पहले की उम्र तक तो ज्यादा चीजें एक्सप्लोर नहीं की थी, ज्यादा पता नहीं था कि क्या करना है। एक्टिंग एक्टिंग तो नहीं की थी या थिएटर या ऐसा कुछ भी नहीं किया था। तो आई थिंक वो कॉलेज जाने के बाद एक तो वो एज होती है जब आप नई नई चीजें ट्राई करते हैं, और ये भी है कि चलो अब हो गया, अभी आईआईटी हो गया, बहुत मेहनत की, अब कुछ कॉलेज में कुछ नई नई चीजें ट्राई करेंगे। तो उसमें कुछ लोग स्पोर्ट्स पिकअप करते हैं, कुछ नई नई एक्टिविटीज पिकअप करते हैं। तो मैं ड्रामेटिक्स में मुझे मुझे इंटरेस्ट लगा कि यार इसमें मुझे ये मैं ट्राई करना चाहता हूँ कि लाइक आई वांट टू डू अ प्ले। और वो मैंने एक प्ले करने से शुरू किया, तो वो 4 साल में मैं 17 प्ले कर दिए उसके बाद, क्योंकि मुझे बहुत मजा आया। आई थिंक जस्ट दैट फीलिंग यू डिस्कवर जब पहली बार स्टेज पे जाते हैं, आप परफॉर्म करते हैं और इस तरह की फीलिंग आपको आती है, तभी समझ में आता है कि यार वो फीलिंग आपके लिए वर्क करती है कि नहीं करती है। आप इमेजिन नहीं कर सकते वो बिना किए। तो आई थिंक वो मुझे लगा, मुझे समझ में आया कि यार इस चीज में मुझे बहुत मजा आता है, ये चीज मुझे खुशी देती है, इस चीज में मुझे मोटिवेशन है। आई थिंक वो कौन सी चीज आपको पसंद है, वहीं से समझ में आ जाता है कि आपकी मोटिवेशन कितनी है, कि आप कितना अंदर से मेहनत कर पा रहे हैं उस चीज को लेके। तो मैंने बहुत सारे प्लेस किए, रात रात भर जाग के हम रिहर्सल्स करते थे और बहुत सोचते थे, और मतलब मेरा खुद का जेन्युइन अंदर से इंटरेस्ट इस चीज में दिखने लगा मुझे भी, और वो इंटरेस्ट बढ़ने लगा। बट हाँ ऑफ कोर्स ये सब नहीं पता था कि ये हम कॉलेज के बाद भी मैं ये करूंगा, ऐसे ऐसे थॉट्स या ऐसे प्लान्स नहीं बनाए थे, क्योंकि हम मेरे से पहले भी कॉलेज में बहुत लोग प्लेस करते थे, मेरे बाद भी करते आए हैं, लेकिन वो सब वो कॉलेज तक सीमित रहता है, या कॉलेज के बाद वो एक वीकेंड एक्टिविटी बन जाता है कि यार हाँ मैं कॉलेज में गिटार बजाता था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर आदमी जो कॉलेज में गिटार बजाता है वो गिटारिस्ट बन जाता है कॉलेज के बाद। तो ये थॉट मुझे भी नहीं था कि मैं एक्टर बन जाऊंगा, मतलब क्योंकि वो ऐसा कोई डायरेक्शन दिखता भी नहीं है आपको। आपको दिखता है कि हाँ यार ये मेरे सीनियर्स भी करते थे, उन्होंने फिर उसके बाद
अभी भी करते हैं वो लोग, हाँ जॉब करते हैं, कुछ लोग वीकेंड में करते हैं, ऐसा ही कुछ करेंगे अगर अगर शौक रहा आगे भी। तो वो चीज आई थिंक कॉलेज निकलने के बाद मैं जॉब भी की, 1 साल में जॉब कर रहा था जो मेरी कैंपस से प्लेसमेंट लगी थी, और वहां पे मैंने रियलाइज किया कि यार मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। मतलब वो, क्योंकि जैसे मैंने कहा वो 3-4 साल में आपने 15-16-17 प्लेस किए और सडनली आपके पास नहीं है कुछ करने को, कोई ऐसा प्ले नहीं हो रहा है, कोई रिहर्सल्स नहीं हो रही है, कुछ लिखने को सोचने को, नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू कि यार 1 महीने बाद शो है। तो वो फीलिंग आई थिंक मैंने बहुत मिस की। मैंने कोशिश की, जैसा कि लोग जॉब के साथ वीकेंड्स पे या वैसा ट्राई करते हैं, और उससे भी मन भर नहीं रहा था मेरा, उससे नहीं हो रहा था कि नहीं नहीं इससे काम नहीं चल रहा है। तो थॉट ये था कि यार मैं लेट मी लीव दिस जॉब फॉर अ वाइल, कि सुबह उठ के ऑफिस नहीं जाना पड़े, और लेट मी डू दिस और समथिंग लाइक दिस फॉर सम टाइम, चाहे वो 6 महीने हो 1 साल हो, देखें कब तक पेट भरता है शायद, बट एक बार कर लेते हैं, क्योंकि अभी नहीं किया तो ये बाद में नहीं होगा और ये सुई अटकी रहेगी कि और मुश्किल होता रहेगा, क्योंकि ऐसा जॉब छोड़ना या ऐसा और स्टेबल इनकम छोड़ना उतना आसान नहीं है। और आसपास के लोग भी ज्यादा घबराते हैं, वो भी आपको बोलते हैं कि क्या कर रहे हो यार, ऐसे बहुत ऐसा तुम्हारा बहुत बेवकूफियाना ख्याल लग रहा है। मेरे बॉसेस जो बोलते, मैं बोला कि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, वो आपसे पूछते बताओ कौन सी कंपनी में जा रहे हो आप, और आप बोलो कि नहीं मैं कोई कंपनी में नहीं जा रहा हूँ, मैं थिएटर कर रहा हूँ। तो वो उनको भी विश्वास नहीं होता है कि क्या सोच रहा है, क्या क्या हो गया इसके दिमाग में, क्या चल रहा है। तो थॉट यही था कि यार करना है अभी, इसी एज में करके खत्म करते हैं, जो भी शौक है इसको पूरा कर लेते हैं। अगर शौक ही है तो पता चल जाएगा कि अच्छा मेरा मन भर गया, पेट भर गया, 1 साल 2 साल, और फिर वापस करेंगे, जॉब करेंगे या जो भी करेंगे देखेंगे। सो आई थिंक वो एज भी होती है जब आप इस तरह के उठाने के मोड में होते हो कि हाँ देख लेंगे यार क्या होगा, कोई बात नहीं। तो उस एटीट्यूड से मैं आया था। मैं इस एटीट्यूड से बिल्कुल नहीं आया था कि मैं तो बॉम्बे जा रहा हूँ, अब मैं हीरो बन के वापस आऊंगा। तो मैं ओके, आया तो और फिर बेसिकली हाँ जी जी। सॉरी, प्लीज प्लीज कंटिन्यू। नहीं नहीं, वही मैं वही कहानी वापस से लंबी लंबी सुना रहा हूँ कि फिर वही उसके बाद आया, और उसके बाद हुआ जो भी हुआ, तो मुझे भी चीजें समझ में आई, मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ा। और मतलब कुछ टाइम के बाद मैं बोल पाया, जब कोई पूछता था आप क्या करते हैं लाइफ में, तो ये बोलना कि मैं एक्टर हूँ, वो उसमें टाइम लगा मुझे, क्योंकि शुरू में मैं सिर्फ ब्रेक पे था। मैं मैं सबैटिकल लिया था जॉब से कि मैं कुछ टाइम के लिए करने जा रहा हूँ, फिर देखेंगे। बट तो एक बन गया, तो बट वही आईआईटी नहीं गया होता तो एक्टर नहीं होता, उसका रूट ये इस कहानी में है। ओके, तो बेसिकली आपका जो एक्टिंग का कीड़ा था वो ही आपको आईआईटी दिल्ली से लेके मुंबई, मायानगरी मुंबई तक लेके आया। तो इस पूरे सफर में फैमिली का रिएक्शन कैसा रहा? क्योंकि आईआईटी करने के बाद जब आप जॉब कर रहे हो उसके बाद अगर आप एकदम बोलते हो कि यार मेरे को एक्टिंग में जाना है, तो कोई ये बहुत टफ डिसीजन होता है, जो आपने बोला भी कि आपके बॉसेस ने भी रिएक्ट किया। तो फैमिली का इस टाइम पे पूरा रिएक्शन कैसा रहा? आई थिंक वो काफी सरप्राइज थे, और इसलिए भी क्योंकि उनको पता था कॉलेज में ठीक है मैं नाटक वाटक कर रहा हूँ, मैं उनको भी बुलाता था कभी कभी शोज के लिए, लेकिन कितना सीरियसली मेरे दिमाग में चल रहा है या मैं कितना ज्यादा उस चीज से अटैच्ड हूँ, ये आई थिंक उन्होंने गैस नहीं किया था। ये वैसे ही था जैसे कि हम बोल रहे थे ना कि हाँ चलो अरे कॉलेज में इसका कुछ नया शौक लगा, इसको म्यूजिक का शौक लगा है, आज को गिटार बजा रहा है, बट इतना कि यार ये जॉब छोड़ने की बातें कर रहा है, तो उस चीज को लेके थोड़ा सरप्राइज, थोड़ा शौक था। थैंकफुली एंड आई गिव दिस क्रेडिट टू माय पेरेंट्स कि उन्होंने ऐसा नहीं किया कि नहीं मतलब नहीं कर सकते, मतलब हम ऐसा रेखा नहीं बनाई, बट उन वो कंफ्यूज हुए, वो थोड़े शॉक हुए, उन्होंने बात बात की मुझसे। और यानी कहीं ना कहीं मेरे कॉन्फिडेंस से, क्योंकि मैं ये सब प्लान बना चुका था कि देखो कर लूंगा 6 महीना 1 साल 2 साल, अगर नहीं हुआ, ऐसा लगा कि अच्छा नहीं चल रहा है या मजा नहीं आ रहा है, तो नहीं करूंगा। बट तो ये वो ऐसा कीड़ा भी नहीं है कि भाई मैं जा रहा हूँ अब मैं यही करूंगा लाइफ में, अब मुझे कोई कुछ नहीं बोल सकता है, मैं किसी की सुनूंगा नहीं। सो आई थिंक ये कहीं ना कहीं एक बैलेंस्ड सा अप्रोच था जो मैंने खुद के लिए भी रखा था, और कहीं ना कहीं उनको भी लगा कि यार ठीक है, अगर ये यही है, अगर इसने सोचा हुआ है तो करने दो। ऑफ कोर्स चिंता तो होती है, पेरेंट्स हैं, इंडियन पेरेंट्स हैं, उनका काम है चिंता करना। तो वो आज भी करते हैं वो तो खत्म नहीं होता है, वो तो उनका काम है, वो तो बोलते हैं कि देखो ये तो हमारा काम है, हम माँ बाप हैं, हम थोड़ा चिंता करेंगे दिन में, थोड़ी देर तक चिंता करेंगे तुम्हारी, 1 घंटा दिन में। तो बट अगेन आई गिव दैट क्रेडिट टू माय पेरेंट्स कि उनके लिए बहुत अलग चीज थी, ये बहुत नई चीज थी और बिल्कुल ही बहुत बड़ा सरप्राइज था। और कहीं ना कहीं वो थोड़े से घबराए हुए भी थे अंदर अंदर से, मुझे पता है ये, लेकिन उस चीज को उन्होंने रोकने नहीं दिया मुझे, मतलब उन्होंने वो मुझ पे नहीं डाला कि यार हम तो बहुत घबराए हुए हैं तुम मत करो हमारी घबराहट की वजह से। वो मेरी कॉन्फिडेंस पे या मेरे
उस पे उन्होंने भी विश्वास रखा कि यार चलो ठीक है, बच्चा अपना ही है, समझदार है, जो करेगा सोच समझ के करेगा। तो वो बट दैट इन रेट्रोस्पेक्ट आई गिव देम दैट क्रेडिट, यार ये आप लोगों पे भी जाता है क्रेडिट। अच्छा, अमोल और चितवन में कुछ कॉमन है क्या? शुरू में लाइक आई सेड कि शुरू में मैं मुझे लगा कि नहीं है। मैंने जब पहली बार पढ़ा मैंने कहा ये क्या है, ये तो ऐसा पता नहीं अजीब सा है, वो है, ये तो मुझे बहुत वर्क करना पड़ेगा इसके ऊपर। बट आई थिंक जो मेरे आसपास के लोग थे उनको कहीं ना कहीं विश्वास था कि नहीं तेरे अंदर है, तेरे अंदर वो छुपा हुआ है कहीं, एंड दे हेल्प मी गिव दैट कॉन्फिडेंस एंड हेल्प मी रियलाइज कि तू उन चीजों को ढूंढ जो कॉमन है। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं जो मैं लास्ट क्वेश्चन में भी बोल रहा था, वो चीज मुझे जाके समझ में आई कि एक चीज अगर कॉमन है, एटलीस्ट अगर बहुत सारी चीजों में से एक चीज जो मुझे समझ में आई, वो उसका भी रिस्क टेकिंग एबिलिटी है कहीं ना कहीं। आई थिंक कि अगर वो कुछ सोचता है तो वो कर लेता है। और यही आई थिंक मैंने, ऑल्दो मे बी शायद मैं डेली लाइफ वैसे नहीं जीता जैसे वो जीता है, लेकिन इंटरनली बहुत बार शायद मैंने जो लाइफ में डिसीजन लिए, चाहे वो यही था कि भाई जॉब छोड़ के आप यहाँ आ गए या कुछ नई चीज ट्राई करता हूँ, अभी भी आज भी मैं कोशिश करता हूँ कि यार कुछ नई चीज करूँ, कुछ जो मैंने पहले कभी नहीं की है वैसा कुछ करूँ। तो वो आई थिंक जो एक एक एडवेंचरस स्पिरिट, एंड नॉट आई एम नॉट सेइंग एडवेंचर स्पोर्ट्स वाला एडवेंचर, बट एक जो अंदर से एडवेंचरस स्पिरिट है, आई थिंक वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी है। बट ऑफ कोर्स डेली बेसिस पे मैं उसकी तरह चित्रण की तरह नहीं जीता हूँ, और आई थिंक कोई नहीं जी सकता है वो वो बहुत मुश्किल होगा, वो आपके आसपास के लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा अगर रियल लाइफ में किसी को चित्रण जैसे इंसान के साथ डील करना पड़े। शो के अंदर तो क्यूट है कि अरे यार क्यों परेशान कर रहा है, वो सब इतना ही है, लेकिन अगर आपको ऐसे इंसान के साथ जीना पड़े तो वो आसान नहीं है। तो डेली लाइफ में मैं वैसा नहीं हूँ कि मैं ऐसा कि भाई मेरी लाइफस्टाइल वैसी है या मैं वैसे रहता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं डीप डाउन जो एक वो कि भाई सुबह उठे और बोले कि यार चलो मैं रोड ट्रिप पे जा रहा हूँ, इस तरह की रोड चीज ट्रिप पे? कर सकता हूँ। इस तरह के सरप्राइजेस मैं थ्रो कर सकता हूँ अपने आसपास के लोगों पे। अच्छा, आप फिलहाल में Z5 का जो कैंपेन है देखते रह जाओगे, उससे जुड़े हो, और हाल ही में TVF और Z5 का भी कोलैबोरेशन हुआ है। मतलब ये तो मतलब ऐसा ऐसा लग रहा है कि कुछ टीम बिल्डिंग एक्टिविटी हो गई है मेरे आसपास की जो चीजें हैं, और जो भी एक्साइटिंग चीजें इंटरेस्टिंग चीजें हो रही हैं वो सब जुड़ी हैं साथ में। सो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी व्हेन आई सॉ दैट, आई वाज आल्सो वेरी हैप्पी एंड प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। नाउ वी नो कि टीवीएफ का बहुत सारा कंटेंट जो जी पे आने वाला है बिकॉज ऑफ दिस पार्टनरशिप। ट्रिपलिंग इज ऑल्सो वन ऑफ देम। सो अभी जो हम चितवन की बात कर रहे हैं, ट्रिपलिंग की बात कर रहे हैं, सीजन 3 की बात होती रहती है, लोग पूछते रहते हैं कब आएगा, कहाँ आएगा, तो हमें पता चल गया है अब वो आएगा Z5 पे। कब आएगा अभी आई थिंक जी और टीवीएफ वाले शायद डिसाइड करके बताएंगे, एंड मे बी दे विल, आई एम श्योर दे हैव प्लान्स दैट वी विल गेट टू नो नाउ। बट आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज एक तो ये कैंपेन भी इज देखते रह जाओगे का जो कैंपेन है, ये इज टारगेटेड टुवर्ड्स अ यंगर डेमोग्राफिक, और स्पेसिफिकली यंग जो एज ग्रुप है 18 to 25, 18 to 30, जो बहुत ज्यादा ये कंटेंट कंज्यूम करते हैं और बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, शेयर करते हैं। एंड टीवीएफ एज अ ब्रांड, एज अ कंपनी, उनका भी हमेशा बहुत अच्छा ग्रास्प रहा है और यंग ऑडियंसेस, उनके भी क्रिएटर्स हम यंग ही हैं। मैं जब आया था तो मेरे साथ साथ कहीं कहीं अलग अलग आईआईटी से 3 4 5 लोग और आए थे अपने अपने रास्ते, और वो लोग सब मिलके एक कंपनी बनाए। मैं अपना, क्योंकि मुझे एक्टिंग का था, मुझे थिएटर का था, तो मैं वही करता था शुरू शुरू में, एंड दे स्टार्टेड दिस कंपनी, दे स्टार्टेड मेकिंग दीज वीडियोस, वो वीडियोस से फिर शोज बनने लगे। तो ये भी कहीं ना कहीं पता था कि यार एक दिन हम साथ में काम करेंगे, बिकॉज एक सिमिलर बैकग्राउंड था, एक दोस्ती थी, एक सेंस ऑफ कनेक्शन था। अब वो कौन से शो में होगा ये पता नहीं था, वो परमानेंट रूममेट्स भी हो सकता था, वो पिक्चर्स भी हो सकता था, बट वो फाइनली जाके ट्रिपलिंग में बात बनी कि हाँ चलो ये अभी अमोल विल बी अ पार्ट ऑफ दिस शो। So there is a sense of with people that you know personally, जिनको आप पर्सनली जानते हो, जिनसे दोस्ती है, जिनके साथ आप शुरू में करियर में काम करते हो, कुछ अच्छा क्रिएट करते हो साथ में, एक बॉन्ड होता है। सो मेरा एक बॉन्ड कंपनी के साथ, उस ब्रांड के साथ जनरली है ही। एंड नाउ आई एम दिस कैंप फेस ऑफ दिस कैंपेन जो जी का है, और जी और टीवीएफ आपस में जुड़ गए हैं, एंड दे आर गोइंग टू मेक दिस ऑल दिस कंटेंट टुगेदर। सो आई थिंक ये लोगों को लग सकता है ये तो कुछ ऐसा ग्रैंड डिजाइन है, बट आई थिंक इट्स जस्ट अ वेरी प्लेजेंट कोइंसिडेंस कि दिस हैज वर्कड आउट दिस वे, that I'm a part of the campaign for a platform which is joining hands with another company that I'm very close to,
एंड देन देयर गोना बी वे कंटेंट टुगेदर, और उसमें मेरा भी कंटेंट होगा, तो मैं अपना ही कंटेंट मैं इसी प्लेटफॉर्म पे ही प्रमोट कर रहा हूँ। मतलब ये तो ऐसा सब चीजें जुड़ गई है, ऐसा लग रहा है। अच्छा अमोल भाई, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है, आप बहुत अलग अलग कैरेक्टर्स अभी तक कर चुके हो, लेकिन कोई एक ऐसा कैरेक्टर जो आपके अकॉर्डिंग आपका ड्रीम कैरेक्टर हो कि अरे एक बार कुछ ऐसा प्ले करने को मिल जाए तो मजा आ जाए? मतलब ऐसा कुछ मेरा ड्रीम वाला नहीं बोलूंगा कि यार ये मुझे करना ही है, इसमें वही है। मतलब मेरा है कि अभी तक क्या नहीं किया है वो मैं सोचता रहता हूँ कि यार हाँ ये किया वो किया, कुछ नया क्या किया जाए। और अभी लास्ट 1-2 साल में क्या हुआ कि बहुत सारे क्राइम के अराउंड बहुत सारे शोज बने और ऐसा हुआ, और मैंने रियलाइज किया कि यार मैंने नहीं किया, मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए। मैं भी कुछ बंदूक पकड़ के और ऐसे किसी पे रख के कुछ करना, ऐसा सब लेके मुझे भी गन चाहिए यार, मुझे भी कुछ ऐसा चाहिए जहाँ पे मैं भी गन पकड़ूं और बंदूक चलाऊं, कैसा फील होता है वो फील करूं। तो आई थिंक वो एक अगेन इट्स नॉट लाइक वो ये मुझे करना ही है, बट दिस इज अ थॉट दैट आई एम पुटिंग आउट इन द यूनिवर्स थ्रू दिस क्वेश्चन जो आपने पूछा कि यार ये आई रियलाइज कि यार ये मैंने नहीं किया है, ये हो भी रहा है, बहुत इस तरह कंटेंट कंज्यूम हो रहा है, एंजॉय भी कर रहे हैं लोग, बहुत सारी नई नई कहानियां बन रही है अराउंड क्राइम। तो मैं कुछ मैं बंदूक पकड़ना चाहता हूँ। आई थिंक ये दिस इज द बॉटम लाइन। कुछ ऐसा होना चाहिए कि कुछ गन वन चलाने को मिले, कुछ गोलियां चले, कुछ खून निकले, वो सब नहीं किया मैंने। तो बेशक हम सभी उम्मीद करते हैं कि जल्दी भी आपका जो ये वाला अवतार है जिसका बंदूक लेके ऑन स्क्रीन नजर है वो भी हम सबको जल्दी देखने को मिले। ओके, थैंक यू अमोल, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने थैंक के यू लिए। अविनाश, थैंक यू सो मच।